हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो कि है सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो सबसे पहले बात आता है कि भाई पृष्ठ रसायन क्या होता है। तो जब भी हम बात करते हैं पृष्ठ रसायन का, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? सरफेस केमिस्ट्री। तो हम लोग पृष्ठ रसायन में पढ़ते हैं कि किसी वस्तु के सरफेस पर, यानी मान लीजिए अगर ये कोई वस्तु है, जैसे ये ठोस है, तो ठोस के ऊपर नॉर्मली क्या होते हैं? द्रव या फिर गैस के अणु आके चिपक जाते हैं, और इस तरह की घटना कहलाती है अधिशोषण। उसी का हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं। साथ ही हम लोग कोलाइड विलयन का इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जब किसी एक पदार्थ के सतह पर किसी अन्य पदार्थ के कण आके चिपक जाते हैं, तो इस घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। तो यह एक सरफेस फिनोमिना है, यानी सतह पर होने वाली घटना है। इसमें जिस पदार्थ पर कोई पदार्थ चिपकता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अधिशोषक, और जो पदार्थ चिपकता है उसे हम लोग कहते हैं अधिशोष्य। जैसे उदाहरण के लिए चारकोल जो है, इसके ऊपर हानिकारक कुछ गैसें चिपक जाती है, तो चारकोल हो जाएगा हमारा अधिशोषक, और जो गैस इस पर चिपकेगी वो हो जाएगी अधिशोष्य। अब देखिए, अधिशोषण जो होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण। अब चलिए इसको डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है ये थोड़ा कमज़ोर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है, इसके ऊपर जो पदार्थ चिपकेगा वो मजबूती के साथ भी इससे बंधन बना के चिपक सकता है, और वो क्या हो सकता है? कमजोरी से भी चिपकता है। वास्तव में जो वॉन्डर वाल बल होता है, जो वॉन्डर वाल्स बल होता है, ये क्या होता है? कमज़ोर बल होता है। इसके तुलना में आयनिक या सहसंयोजिक बंधन थोड़ा मजबूत होता है। तो जब भी हम बात करते हैं भौतिक अधिशोषण का, तो ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच कमज़ोर बंधन या फिर वॉन्डर वाल्स बंधन होता है, उसे कहते हैं भौतिक अधिशोषण। और ये होता है उत्क्रमणीय, यानी तुरंत उखाड़ के वापस से चिपका सकते हैं बहुत आसानी से। और जबकि जो रासायनिक अधिशोषण होता है, इसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच, तो रासायनिक अधिशोष्य जो होता है इसमें क्या होता है? अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच मजबूत बंधन होता है, जैसे कि आयनिक बंधन या सहसंयोजी बंधन। और ये होता है अनुत्क्रमणीय, यानी एक बार चिपका दीजिएगा तो आसानी से ये उखड़ेगा नहीं, और अगर उखड़ गया तो फिर से चिपकाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अनुत्क्रमणीय होता है कौन? रासायनिक अधिशोषण। और भौतिक अधिशोषण होता है उत्क्रमणीय। उसके अलावा जो भौतिक अधिशोषण होते हैं ये बहुस्तर होते हैं, यानी जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर गैस के अणु का एक स्तर है, इसके ऊपर दूसरा स्तर। जबकि रासायनिक में जो गैस के अणु या फिर द्रव के अणु होते हैं उसका एक ही स्तर होता है। तो रासायनिक अधिशोषण एकल आणविक स्तर होता है, वहीं हम बात करें भौतिक अधिशोषण का तो ये बहुआण्विक स्तर होता है। और दोनों ही जो हमारा अधिशोषण है, जब भी ये चिपकता है ठोस के कण के ऊपर तो ऊष्मा रिलीज होता है, अर्थात ये ऊष्माक्षेपी है। तो जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें 20 से लेकर 40 किलो जूल तक का ऊष्मा रिलीज होता है, जबकि रासायनिक में 40 से 400 के करीब किलो जूल जो है ऊष्मा रिलीज होता है। उसके बाद करें भौतिक अधिशोषण का, तो ये दाब बढ़ाने से बढ़ता है, वहीं अगर बात करें रासायनिक का तो दाब बढ़ाने से घट जाएगा। यानी अगर ठोस के ऊपर बहुत दाब लगा के गैस या द्रव के कण चिपकाना चाहें तो भौतिक अधिशोषण अगर वो हो रहा है तो वो बढ़ जाएगा अधिशोषण का दर, लेकिन वहीं अगर रासायनिक अधिशोषण है तो वो घट जाएगा। तो ये भौतिक और जो रासायनिक अधिशोषण है इसमें क्या है? अंतर हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग देखते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल का। जितना बड़ा क्षेत्रफल होता है उतना अधिक चांस होता है कि अधिशोषण हो, अर्थात अगर अधिशोषक है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की घटना या अधिशोष्य के चिपकने की घटना बढ़ जाती है। दाब बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण तो बढ़ता है लेकिन रासायनिक अधिशोषण घटता है, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा। और जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो चिपकना उसका कम हो जाता है, अर्थात अधिशोषण की घटना क्या हो जाती है? अधिशोषण की दर घट जाती है। और ये अधिशोषक और अधिशोष्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, कि जैसे अधिशोषक कुछ और हो तो उस पर कोई और चीज़ अच्छे से चिपकेगा, कुछ नहीं चिपकता है। तो अधिशोषक और अधिशोष्य क्या है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि अधिशोषण कैसा होगा। तो अभी हमने अधिशोषण पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं अवशोषण। देखिए, अधिशोषण में हमने देखा कि
एक पदार्थ के ऊपर दूसरे पदार्थ चिपकते हैं। अगर यही पदार्थ उसके अंदर प्रवेश कर जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं बल्क फिनोमिना या बल्क प्रोसेस, जिसे स्थूल घटना भी कहते हैं। जब एक पदार्थ के अंदर दूसरे पदार्थ का प्रवेश हो जाए तो इस घटना को अवशोषण कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं बल्क प्रोसेस। जैसे CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है, इसको अगर छोड़ दीजिएगा वातावरण में तो जितना भी जलवाष्प के अणु हैं सब इसमें मतलब क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं और ये पसीजने लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, अवशोषण का एक उदाहरण। अब जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हो तो इस घटना को शोषण कहा जाता है। अब देखिए, जैसे अधिशोषण हो गया और इस पदार्थ को अधिशोष्य को क्या कर रहे हैं, अधिशोषक से अलग कर रहे हैं, तो इसे हम लोग विशोषण कहते हैं। या फिर अवशोषण हो गया तो अवशोषित पदार्थ को अवशोष्य पदार्थ से अगर अलग कर रहे हैं तो उसको भी क्या बोलेंगे, विशोषण। अब हम लोग देखते हैं उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ये कैटलिस्ट क्या होता है, ये जैसे चुगलखोर वाला आदमी है, दो के बीच लड़ाई लगा देगा, अपने फ़ायदा में रहता है। तो वैसे ही उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद तो भाग नहीं लेते हैं, परंतु ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि अभिकारक तीव्र गति से अभिक्रिया करके प्रोडक्ट यानी प्रतिफल का निर्माण करते हैं। उत्प्रेरक हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोस्पेक्टेशन हो गया पॉजिटिव और निगेटिव का। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे वो धनात्मक उत्प्रेरक होता है, और यदि वहीं वो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है तो वो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। अब समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक भी होते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जिसकी भौतिक अवस्था अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था के बराबर होते हैं या फिर के समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखिए, SO2 का रिएक्शन अगर O2 से कराते हैं NO की उपस्थिति में तो बनता है SO3। तो SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, NO भी गैस है और SO3 भी गैस है। यानी अभिकारक की जो भौतिक अवस्था है गैसीय है, प्रतिफल की भी गैसीय है, और उत्प्रेरक जो हमने लिया ये भी क्या है, गैसीय है। तो जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था के समान हो तो वैसा उत्प्रेरक हमारा समांगी होता है। वहीं हम बात करें अमोनिया बनाने की क्रिया को तो H2 और N2 जो NH3 बनाता है, इसमें हम लोग Fe यानी हैबर विधि में लोहे को लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में। देखिए, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, परंतु ये गैस नहीं है, ठोस है। तो जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था विकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था से अलग हो तो उसे क्या कहते हैं, विसमांगी उत्प्रेरक। ये दोनों आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, और भी एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं हमने। अब है जैव उत्प्रेरक, यानी हमारे शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएँ होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उसमें मुख्य रूप से एंजाइम को हम लोग यूज़ करते हैं जो कि प्रोटीन प्रकृति के अणु होते हैं। तो उस तरह के पदार्थ को हम लोग कहते हैं जैव उत्प्रेरक। जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में टूटता है। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज का यूज़ करते हैं, जो और प्रोटीन को वो किस में तोड़ता है, एमिनो एसिड में। वसा के पाचन के लिए लाइपेज का यूज़ करते हैं जो कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज ये सारे एंजाइम हैं जिसे एज ए जैव उत्प्रेरक हम लोग समझ सकते हैं। एंजाइम की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, प्रोटीन प्रवृत्ति की। अब देखिए, एंजाइम की क्रियाविधि क्या है कि जैसे मान लीजिए ये अभिकारक है, तो अभिकारक के साथ एंजाइम अच्छे तरीके से घुल जाता है और एक संरचना बनाता है जिसे ES संरचना कहते हैं। E फॉर हो गया एंजाइम, S फॉर हो गया सबस्ट्रेट यानी कि अभिक्रमक या अभिकारक, जिसको S से दिखाते हैं। ये दोनों मिल जाएगा और फिर जो है एंजाइम अलग हो जाएगा और जो अभिकारक है वो किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्या एंजाइम की क्रियाविधि कैसी है। तो अब हम लोग देखते हैं कोलाइड के बारे में। देखिए, विलयन के बारे में हमने पढ़ा था कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। कौन, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और जिसके अवयवी कण का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। वहीं अगर हम बात करें कोलाइड का, तो कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण होता है और इसके अवयवी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच लाई करता है। अब जैसे विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा जो है वो अधिक होती थी उसे हम लोग कहते थे विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती थी उसे कहते थे विलय। वैसे ही कोलाइड में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे परिक्षेपित माध्यम कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे परिक्षेपित प्रावस्था कहते हैं। इस दोनों के अलग अलग भौतिक अवस्था के आधार पर कई तरह के हमारे कोलाइड विलयन होते हैं। जैसे तो परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के
अलग अलग भौतिक अवस्था के आधार पे कई तरह के हमारे कोलाइडी विलयन हैं। जैसे पहला है एरोसॉल। एरोसॉल में परिक्षेपित माध्यम गैस होता है और परिक्षेपित प्रावस्था द्रव या ठोस हो सकता है। जैसे कुहासा जो है वो गैस में द्रव का क्या है, मिश्रण है, और जो धुआं है वो गैस में ठोस का मिश्रण है। तो कुहासा और जो धुआं है ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एरोसॉल का। दूसरा है सर जेल। तो परिक्षेपित माध्यम अगर ठोस हो और परिक्षेपित प्रावस्था अगर क्या हो, द्रव हो, तो ऐसे जो कोलाइड होते हैं उसे जेल कहते हैं। जैसे जेली जो हम लोग पीते हैं वो क्या होता है, जेल होता है। अगला जो है टाइप वो है फोम। अगर द्रव या ठोस में गैस को मिला दें, जैसे द्रव में गैस को मिलाएंगे तो शेविंग क्रीम, और ठोस में गैस को मिलाएंगे तो रबर बनेगा। तो ये दोनों जिस प्रकार के कोलाइड हैं उसे कहते हैं फोम, क्योंकि इसकी परिक्षेपित प्रावस्था द्रव या ठोस है, और परिक्षेपित माध्यम द्रव या ठोस है और परिक्षेपित प्रावस्था गैस है। उसके बाद है पायस। पायस ऐसे कोलाइड होते हैं जिसको इमल्सन भी बोलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन भी बोलते हैं। तो पायस जो होता है इसमें परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपित माध्यम दोनों द्रव होता है। जैसे दूध, आइसक्रीम हो गया, ये दोनों क्या है, दूध, आइसक्रीम, बटर और कोल्ड क्रीम, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे उदाहरण हैं हमारे पायस के। एक्चुअली देखिए पायस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पायस यानी इमल्सन, इमल्सल जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, नहीं 2 तरह के होते हैं। पहला है जल में वसा का मिश्रण। जल में वसा का मिश्रण, जैसे दूध हो गया आपका नहीं, दूध हो गया किसी चीज़ का, और उसके बाद मान लीजिए दूध के बाद मान लीजिए कि एक और है आइसक्रीम, दूध और, तो जैसे मान लीजिए जल में वसा का मिश्रण वाला जो पायस है यानी कोलाइड है, इसका उदाहरण मिल्क हो जाएगा और आइसक्रीम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे टाइप का, तो वो है वसा में जल। वसा के जगह वर्ड तेल भी यूज कर सकते हो, जल में तेल का मिश्रण और तेल या वसा में जल के मिश्रण वाला पायस। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बटर यानी पनीर, और बटर के साथ हो जाएगा कोल्ड क्रीम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे वसा या तेल में जल प्रकार के पायस, और जल में तेल या वसा प्रकार के पायस का एग्जाम्पल मिल्क और आइसक्रीम हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे कोलाइड होते हैं जो बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे छोटे कण मिलकर ऐसे कणों वाले एक मिश्रण को बनाते हैं जिस कण का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और अगर ये विषमांगी मिश्रण होता है तो ये कोलाइड हो जाता है। तो जब बहुत सारे छोटे कण मिलकर इस प्रकार के कोलाइड का निर्माण करते हैं तो इसे कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड। वहीं पर अगर एक कोई बड़ा कण है और ये टूटकर छोटे कण बनाते हैं जिसका आकार इतना ही होता है और ये विषमांगी मिश्रण होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, इसको क्या कह देंगे हम लोग, इसको कहेंगे बृहद आणविक कोलाइड। तो बहुआण्विक कोलाइड क्या होंगे, सूक्ष्म से बड़ा कण बनेंगे, लेकिन कणों का जो रेंज होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा S8 या गोल्ड का जो क्या है, गोल्ड का सॉल प्रकार का जो पायस है वो हो जाएगा। और बृहद आणविक कोलाइड होंगे बड़े कण से बनने वाले, बड़े कण के टूटने से जो सूक्ष्म कण बनते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच उसका, जैसे सेल्यूलोज और प्रोटीन जो हो जाएगा वो बृहद